हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। फिर से आपका स्वागत करता हूं और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है, ठीक है, एक नया टॉपिक है जो कि आपके नेट के सिलेबस में है, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इसको अनुदारवाद भी कह सकते हैं या रूढ़िवाद भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आपके नेट के तैयारियों के लिए बहुत सारे लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। जो भी नए एस्पिरेंट्स यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक बहुत सारे दिए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आई होप वहीं से आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे फाइनली एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कंजर्वेटिज्म, अनुदारवाद या इसको हम रूढ़िवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एडमंड बर्क, ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि एडमंड बर्क को जो है अनुदारवाद का फादर माना जाता है। उदारवाद का पिता कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, उदारवाद, हु इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, और अगर हम कंजर्वेटिज्म की बात करें तो कंजर्वेटिज्म का फादर किसको माना जाता है, एडमंड बर्क को। ठीक है, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए यही बन जाता है। ठीक है, एडमंड बर्क जो इसके फादर है कंजर्वेटिज्म के या अनुदारवाद या रूढ़िवाद के। ठीक है, इसकी उत्पत्ति देखें, लैटिन भाषा के शब्द कंजर्वेटर, ठीक है, कंजर्वेटर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, मीन्स रक्षा करना या सुरक्षित करना। अब आप यहीं से एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो भी थिंकर जो है इस विचारधारा को फॉलो करते होंगे वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की रक्षा करना या उसको सुरक्षित रखने या सुरक्षित करने की बात करते होंगे। अब किस चीज़ को देखिए, ये जो है विचारधारा, ये पुराने जो सामाजिक परंपराएं हैं, ठीक है, जो पुराने जो सामाजिक विचार हैं, ठीक है, उन विचारों के प्रति सम्मान या आस्था जो है दिखाते हैं। ठीक है, तो अनुदारवाद कहीं ना कहीं पुरानी विचारों को, पुरानी मान्यताओं या पुरानी प्रथाओं को जो है ज़्यादा महत्व देता है। इसका विकास कब हुआ, 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद जो फ्रांस में जो है इसका विकास हुआ। देखिए हमने क्या देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो एक नारा दिया गया था, ठीक है, क्रांति हुई थी। अब क्रांति को तो ये पहले ही पसंद नहीं करता है कंजर्वेटिज्म, मीन्स क्रांति जो रेवोल्यूशन का की अगर हम बात करें कि जो लोग ये मानते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी चेंज होना चाहिए, क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म जो है उस क्रांतिकारी परिवर्तन की जो है आलोचना करता है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म जो है क्रांति में विश्वास नहीं रखता है, बल्कि ये एक जो सीमित, ठीक है, एक लिमिटेड एक सुधार की बात करता है। ठीक है, वैसे सुधार किस चीज़ में, देखिए सुधार जो है सिर्फ सीमित व्यवस्था तक होना चाहिए, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है पुरानी मान्यताओं को ही मानने में विश्वास रखता है। ठीक है, और देखिए इसका समर्थन जो है कि राजनीति में दक्षिणपंथी जो विचारधारा की जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, ठीक है, उसका समर्थन करती है ये विचारधारा, और व्यक्तिगत संपत्ति की का भी समर्थन करती है, आत्मनिर्भरता का भी समर्थन करती है और व्यक्तिवाद का भी समर्थन करती है। ठीक है, हालांकि ये समाजवाद और उदारवाद की धारणा जो है उसका विरोध करती है ये विचारधारा। ठीक है, आगे थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं। देखिए पुराने समय के विचारों को कायम रखने का समर्थन, ठीक है, पहली बात। दूसरी ये क्या बात करती है, जो रूढ़िवाद है या कंजर्वेटिज्म में क्या करते हैं कि नए और बिना आजमाए विचारों को अपनाने की जगह पुराने और आजमाए विचारों को कायम रखने का समर्थन करती है। ठीक है, क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार कोई भी समाज जो है सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, मतलब कोई भी सोसाइटी अपने आप में इतनी परफेक्ट नहीं होती कि आप बिना आजमाए हुए नए विचारों को जब आप लागू करेंगे तो सभी लोग जो है उन चीज़ों को समझ पाएंगे या सभी लोग जो उन चीज़ों पे अच्छे या खरे उतर पाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए कि जो पुरानी मान्यताएं, जो पुराने आजमाए हुए विचार या जो पुरानी प्रथाएँ जो कानून या संविधान की कसौटी पर लागू किए जा चुके हैं, ठीक है, आप सिर्फ उन्हीं का अनुसरण कीजिए, तो इसी में सबका कल्याण है। ये विचारधारा इस चीज़ को मानती है। दूसरा, उदारवाद तथा समाजवाद की धारणा का विरोध करती है। ठीक है, उदारवाद में कहीं ना कहीं व्यक्ति की लिबर्टी की तो बात होती है, लेकिन साथ ही में उदारवाद के द्वारा क्या आता है, पूंजीवाद आता है। पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवाद आता है। ठीक है, जिसमें ये बोला जाता है कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज, जैसे कार्ल मार्क्स ने जो है एक रेवोल्यूशनरी चेंज की बात की। ठीक है, तो ये विचारधारा जो है कहीं ना कहीं क्रांतिकारी बदलाव का भी विरोध करती है। ठीक है, देखिए क्रांतिकारी बदलाव का खंडन, जबकि सीमित सुधार या परिवर्तन का समर्थन करती है। मतलब कोई भी व्यवस्था है, कोई भी मान्यता है, ठीक है, उसमें आप सीमित सा परिवर्तन कीजिए, कुछ लिमिट तक आप उसमें चेंज कर सकते हैं या आप उसको जो उसमें जो थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आप जो उस चीज़ को उखाड़ फेंको,
ठीक है। तो आपका समाज जो है इतना भी सर्वगुण संपन्न नहीं कि उसको उखाड़ फेंकने के बाद जो भी आप नई व्यवस्था लाएंगे वो जो है कायम रहेगी, या मतलब वो जो है आपके समाज के लिए खरी उतर पाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो ये विचारधारा इस चीज़ की यहाँ पे बात करती है कि क्रांतिकारी बदलाव का खंडन होना चाहिए। ठीक है। और सीमित सुधार हो कर सकते हैं आप, या परिवर्तन सीमित स्तर तक जो है आप कर सकते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं। आगे हम देखते हैं रूढ़िवाद का जो एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ऐतिहासिक विकास की, कहाँ से इसका, जैसे हमने देखा कि जो 1700 जो फ्रांस की क्रांति थी, ठीक है, 1789 की हुई थी, वहाँ से जो है कहीं ना कहीं हमने इसकी जो डेवलपमेंट देखी। लेकिन अगर इतिहास में हम देखें तो अरस्तू के विचारों में भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता देखने को मिलती है, जब वो ये कहते हैं कि नेचर ने जो है पुरुष और महिला को जो अपने अपने हिसाब से बनाया है, इसलिए दोनों में जो है एक नेचुरल इनइक्वालिटी है, विषमता है। ठीक है। उसी बात को वो स्वाभाविक कहता है कि ये नेचुरल है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये पुरानी एक रूढ़िवादिता सोच थी कि भाई महिला जो है, या जो महिला है वो व्यक्ति के सबऑर्डिनेट है, वो व्यक्ति को से कमज़ोर है, वो उसके अधीन है। ठीक है। तो उस विचार की यहाँ पे अरस्तू ने बात की थी, और पुरुष व महिला के बीच जो विषमता को उन्होंने स्वाभाविक कहा था। ठीक है। विषमताएं मतलब चाहे फिजिकल जो उनका एक इनइक्वालिटी ले लो, ठीक है, या एक आप जो सोशल स्टेटस की बात करें, जैसे मान लीजिए एक दास प्रथा की ही बात की थी। ठीक है। उन्होंने तो दासों को जो है उन्होंने कहीं ना कहीं नेचुरल समझा था। ठीक है। कि दास जो है नेचुरल है, कि जो भी गरीब है, ठीक है, ये नेचुरल है कि अमीर जो गरीब पे शासन करेगा। इस तरह से अरस्तू ने कहीं ना कहीं पुराने रूढ़िवादी विचारों को जो यहाँ पे कहा था, और उसको उन चीज़ों को उन्होंने स्वाभाविक भी कहा था। ठीक है। एडमंड बर्क द्वारा फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया गया था। जैसे हमने देखा कि एडमंड बर्क कौन है, फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म इनको माना जाता है, और ऑब्वियसली ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का विरोध करेंगे, क्योंकि क्रांति को तो वे समर्थन करते ही नहीं। जो भी अनुदारवादी थिंकर हैं, या जो भी कंजर्वेटिज्म के फॉलोअर्स हैं, या रूढ़िवाद के समर्थक हैं, ठीक है, वो सारे जो कहीं ना कहीं क्रांति को का विरोध करते हैं। ठीक है। इनकी बुक आई थी 1790 में, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1790 में इनकी बुक आई थी। ठीक है। जिसमें ये कहते हैं कि देखिए, राज्य कोई चाय या कॉफ़ी की मशीन नहीं है जिसे इच्छा के अनुसार बदल दिया जाए। ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक समझौता है। विज्ञानों में विज्ञान और कलाओं में कला है। ठीक है। राज्य क्या है, विज्ञानों में विज्ञान और कलाओं में कला है, ऐसा किसने माना है, एडमंड बर्क ने, फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म के। ठीक है। और मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन दिया है कि फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है। तो राज्य कोई चाय या कॉफ़ी की मशीन है, ये अपने याद भी रखना, क्योंकि हो सकता है इस तरह की कई बार कोटेशन आ जाती है कि किसने ऐसा कहा है कि राज्य कोई चाय या कॉफ़ी की मशीन नहीं है जिसे इच्छा के अनुसार बदल दिया जाए। ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक समझौता है। विज्ञानों में विज्ञान व कलाओं में कला है। तो एडमंड बर्क ने ये बात कही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आयतुल्ला खुमैनी। आयतुल्ला खुमैनी का ये नाम यहाँ पे आता है। ठीक है। इनको भी रूढ़िवादी माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, ईरान में धर्मतंत्र की स्थापना का सैद्धांतिक समर्थन किया था। ठीक है। धर्मतंत्र मतलब जो शासन है वहाँ का वो धर्म के अनुसार चलाया जाए। ठीक है। तो ईरान में जो आयतुल्ला खुमैनी, हो सकता है कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाए कि ईरान में जो धर्मतंत्र की स्थापना की बात किसने की है, सैद्धांतिक समर्थन किसने किया था, तो आयतुल्ला खुमैनी। ठीक है। और टोरी पार्टी ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें रूढ़िवादिता के लक्षण मिलते हैं। देखिए 19वीं सदी में इंग्लैंड में पारंपरिक भूस्वामी, ठीक है, जो वहाँ के जो भूस्वामी थे और उद्योगपति थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक अनुदार पार्टी का गठन किया 19वीं सदी में। ठीक है। और इंग्लैंड में इसे जो टोरी डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिज्म पार्टी, एक रूढ़िवादिता को समर्थन करने वाली एक पार्टी है। ठीक है। तो ये चीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे रूढ़िवाद के मुख्य अवयव। ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है, परंपराओं में विश्वास। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रूढ़िवाद समाज में क्या होता है कि विद्यमान परंपराओं, प्रथाओं एवं संस्थाओं को जो है अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। ठीक है। इसमें यह माना जाता है कि जिस प्रकार से एक ईश्वर ने, ठीक है, ईश्वर ने जो है प्राकृतिक नियमों के आधार पर, ठीक है, प्राकृतिक नियमों को मानते हुए इस सृष्टि का या इस विश्व का निर्माण किया है, ठीक उसी प्रकार इस मानवीय समाज, ठीक है, हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है, ठीक है, इसका भी एक डेवलपमेंट किया गया है, इसका भी क्रिएशन किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है। ये बात मुख्यतः एडमंड बर्क, जो हमने बताया कि रूढ़िवाद के पिता भी माने जाते हैं, उनका मानना है, वो ऐसा कहते हैं। ठीक है।
कि भगवान ने जिस प्रकार से नेचुरल या प्राकृतिक नियमों के अनुसार इस दुनिया को बनाया, इस विश्व को बनाया, उसी प्रकार से कुछ नियमों के आधार पर ही हमारे समाज का भी निर्माण किया गया है। ठीक है। और देखिए इसमें ये मानते हैं कि व्यक्ति का विवेक जो है कैसा है, आधा अधूरा है। जहाँ पे हम ये मानते हैं कि जहाँ पे हमने देखा कि उदारवाद में क्या माना जाता है कि व्यक्ति कैसा है, विवेकशील है, लेकिन ये इसके विपरीत है। ये मानता है कि व्यक्ति जो है विवेक से आधा अधूरा है। ठीक है, व्यक्ति का विवेक आधा अधूरा है। इसमें जो परंपरावादी हैं, ठीक है, ये मुख्यतः बुद्धि और विवेक के विरोधी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, विवेक और बुद्धि के विरोधी नहीं है, लेकिन ये परंपराओं को भी सदियों के विवेक के रूप में ही चित्रित करते हैं। मतलब उनका मानना है कि अगर कोई परंपराएं बनी हैं वो भी तो कहीं ना कहीं विवेक के द्वारा ही बनी हैं। ठीक है, इसलिए ये विवेक का विरोधी नहीं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर मानता है कि व्यक्ति जो है वो उस विवेक से आधा अधूरा है, अभी उसके अंदर इतना विवेक नहीं है, समाज उतना परफेक्ट नहीं है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत अगर हम जब उदारवाद की बात कर रहे थे तो उदारवादी क्या मानते हैं कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति जो है विवेकशील प्राणी है। ठीक है, रैशनल है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं परंपराओं को जो है अस्वीकार करता है, जो पुरानी प्रथाएं हैं, ठीक है, उसको जो अस्वीकार करता है उदारवाद आपका। ठीक है, और व्यक्ति को जो है रैशनल क्रिएचर मानता है कि व्यक्ति जो है विवेकशील है, वो खुद मतलब अपने लिए अपने अच्छे निर्णय खुद ले सकता है, वो इतना विवेकशील है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मानवीय अपूर्णता। मतलब इसमें यह माना जाता है मानव कैसा है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। ठीक है, मानव जो है मनोवैज्ञानिक रूप से सीमित और निर्भर होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, और उसकी जो साइकोलॉजिकल जो एक थिंकिंग है, ठीक है, वो सीमित है कहीं ना कहीं। ठीक है, समाज के साथ वह रहता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, समाज के संबंध में बंधा होता है। ठीक है, एक ऐसी भावना उसके अंदर विद्यमान रहती है कि वो समाज में रहता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें यह माना जाता है कि नैतिक रूप में जो है मानव अपूर्ण है। ठीक है, रूढ़िवादियों ने हॉब्स की भांति मानव के अपूर्ण स्वरूप को स्वीकार किया है। मतलब हॉब्स भी कहीं ना कहीं मानव को जो है अपूर्ण मानता है। ठीक है, नेक्स्ट है आंगिक समुदाय। ठीक है, देखिए इसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति जो है एक समुदाय का अंग होता है, समुदाय का एक हिस्सा होता है, चाहे उसका वो परिवार है, चाहे समुदाय है, चाहे राष्ट्र है। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति जो है उनका एक सदस्य होता है। ठीक है, और उसी समुदाय, उसी राष्ट्र, उसी परिवार के अंदर वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है या उसको जो संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसमें यह माना जाता है कि समाज क्या है, समाज एक मानवीय शरीर की भांति होता है। ठीक है, एक मानवीय शरीर की भांति कार्य करता है, जिसका अपना एक दिमाग भी होता है, शरीर होता है, हृदय भी होता है। ठीक है, परंतु शरीर के ये अंग तभी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं जब समूचे शरीर के भाग के रूप में कार्य करते हो। ठीक है, मतलब जो अंग हैं वो जब कार्य करें तो पूरे शरीर को जो है उसका एक भाग समझकर, खुद को अपने आप को उसका एक भाग समझकर कार्य करें। अर्थात कि मनुष्य को जो है कोई भी काम करने हैं तो वो अपने आप को समुदाय का सदस्य समझकर वो मनुष्य वो कार्य करे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सत्ता और अधिक्रमता का समर्थन। देखिए इसमें क्या माना जाए कि सामाजिक व्यवस्था में क्षमता और प्रतिभा के अनुसार अधिक्रमता विद्यमान होती है। ठीक है, जिसके पास जितनी कैपेसिटी है, जितना टैलेंट है, उसके अनुसार जो है अधिक्रमता विद्यमान होती है, और आंगिक समाज में ये विषमता स्वाभाविक है। ठीक है, अगर आप ऐसे एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, उसमें जो है ये विषमता, जो डिस्पैरिटी ये देखने को मिलती है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है। ठीक है, किसी के पास बुद्धि ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो ये विषमता जो है देखी जा सकती है, स्वाभाविक है उसमें, क्योंकि जब ये मानना ही है कि समस्त मनुष्य क्या हैं, वो उस पर्टिकुलर समुदाय के सदस्य हैं। ठीक है, तो फिर वो विषमता वहाँ पे रहेगी, क्योंकि सभी का अपना अपना सोचने का तरीका, सभी की अपनी अपनी क्षमता है, सभी का अपना अपना एक टैलेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सत्ता और अधिक्रमता का समर्थन किया जाता है। ठीक है, नेचुरल एरिस्टोक्रेसी, कई बार हो सकता है इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि नेचुरल एरिस्टोक्रेसी या प्राकृतिक कुलीन तंत्र का विचार किसने दिया है, तो ये भी एडमंड बर्क ने दिया है। एडमंड बर्क कौन है, अनुदारवाद के पिता हैं, जिसके बारे में बात करें अभी ना, और रूढ़िवाद इसके पिता हैं। इन्होंने जो एक नेचुरल एरिस्टोक्रेसी का विचार भी दिया है। ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि देखिए शरीर में अंगों के कार्य जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, मान लीजिए शरीर में जो हमारी बॉडी है, ठीक है, इसमें जो अलग अलग हमारे ऑर्गेन्स हैं, इन सब के काम जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक समाज में भी प्रत्येक वर्ग के कार्य जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, सोसाइटी में जितने भी आपके वर्ग हैं वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग काम करते हैं, जिस तरह से हमारे शरीर के अंगों के काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, और समाज में विद्यमान इस विषमता का अभिप्राय ये है कि शासन सत्ता का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार परिवार में बच्चे पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से परिवार के अंदर एक बच्चा जो है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, ठीक उसी प्रकार से समाज में भी क्या किया जाना चाहिए, शासन और सत्ता का सम्मान किया जाना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विषमता जो है स्वाभाविक है। ठीक है, शासन या सत्ता जो कुछ लोगों के हाथों में है तो उसका जो सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी को इन्होंने नेचुरल एरिस्टोक्रेसी कहा है। ठीक है, प्राकृतिक अल्पतंत्र कहा है। ठीक है, एडमंड बर्क ने। और देखिए, संपत्ति के अधिकारों का समर्थन किया जाता है रूढ़िवाद के द्वारा। ठीक है, रूढ़िवादी जो है संपत्ति के अधिकारों के समर्थक माने जाते हैं। आगे हम देखते हैं रूढ़िवाद के प्रकार। देखिए, सबसे पहला है सत्तावादी या अधिनायकवादी रूढ़िवाद, मीन्स अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो अधिनायकवादी शासन के सबसे प्रबल समर्थक थे वो थे जोसेफ डी मैस्त्रे। ठीक है, जोसेफ डी मैस्त्रे, इन्होंने कहीं ना कहीं राजतंत्री व्यवस्था का समर्थन किया है। ठीक है, जोसेफ डी मैस्त्रे जो राजतंत्री व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ठीक है, और अधिनायकवादी शासन के सबसे प्रबल समर्थक थे। जो दूसरा रूढ़िवाद का जो प्रकार है वो है पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद। ठीक है, आपका जो पैट्रियार्किकल जो कंजर्वेटिज्म है। ठीक है, जिसमें क्या माना जाता है कि जिस प्रकार जो पिता का नियंत्रण परिवार पर होता है, ठीक उसी प्रकार से शासक का नियंत्रण भी समाज पर होना चाहिए। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक जो रूढ़िवाद है इसके दो भाग माने जाते हैं। एक है एक राष्ट्र रूढ़िवाद और दूसरा है ईसाई लोकतंत्र। ठीक है, एक राष्ट्र रूढ़िवाद, एक राष्ट्र रूढ़िवाद का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़राइली। ठीक है, ये विचार जो ब्रिटिश पीएम बेंजामिन डिज़राइली ने दिया। देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि वन नेशन कंजर्वेटिज्म। ठीक है, एक राष्ट्र रूढ़िवाद का जो विचार है, आगे कॉन्सेप्ट है, किसने दिया है? तो बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन डिज़राइली कौन है? ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो ये कहते हैं कि व्यक्ति की प्रधानता की जगह जो सामाजिक दायित्वों पर अत्यधिक बल इन्होंने दिया है। ठीक है, मतलब व्यक्ति की प्रधानता नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज के प्रति उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, उस पे जो उन्होंने ज़्यादा बल दिया, इसी को एक राष्ट्र रूढ़िवाद कहा गया है और बेंजामिन डिज़राइली ने विचार दिया। ठीक है, उन्होंने ब्रिटेन में कहा कि ब्रिटेन में जो है दो राष्ट्रों का निर्माण हो रहा है, पहला अमीरों का और दूसरा गरीबों का राष्ट्र। तो ये बेंजामिन डिज़राइली कह रहे हैं। और सोसाइटी में उनका ये मानना है कि समाज में जो है जो संपत्तिशाली मीन्स जो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, और जो शक्तिशाली व्यक्ति है, उनके जो दायित्व या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, जिनके प्रयासों से ब्रिटेन भी एक राष्ट्र के तौर पर उभरा हुआ है। ठीक है, तो बेंजामिन डिज़राइली ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ईसाई लोकतंत्र की। तो पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद का जो दूसरा भाग है वो है ईसाई लोकतंत्र। ठीक है, ईसाई लोकतंत्र देखिए, इसमें क्या किया गया? ईसाई धर्म की कैथोलिक मान्यता को जो है राजनीतिक लोकतंत्र के साथ मिलाने का प्रयास किया गया। ठीक है, एक तो जो आपके रिलीजियस जो मान्यताएं हैं उसको जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ मिलाने का प्रयास किया गया। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया गया? जर्मनी में एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, मीन्स लोकतंत्र भी और क्रिश्चियनिटी भी दोनों जो है एक हो गए। ठीक है, और इनमें ये प्रयास किया गया कि लोकतंत्र के माध्यम से क्या किया जाएगा? व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाएगा और ईसाई धर्म के माध्यम से क्या किया जाएगा? सामाजिक दायित्वों को स्वीकारा जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ईसाई लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है न्यू राइटिस्ट एंड लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म, मीन्स नव दक्षिण पंथवाद या आपका जो स्वेच्छातंत्र दक्षिण पंथवाद है। ठीक है, या तंत्रवादी रूढ़िवाद भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो रूढ़िवाद को जो नव दक्षिण पंथवाद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण पंथवाद का जो अभिप्राय है वो परंपराओं और प्रथाओं का समर्थन करना है, उसी प्रकार से रूढ़िवाद भी तो परंपराओं और प्रथाओं या मान्यताओं का समर्थन करता है। ठीक है, एक तरफ हम देखते हैं कि रूढ़िवाद ने क्या किया? रूढ़िवाद जो है सामाजिक स्तर पर जो कहीं ना कहीं संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावना को संरक्षित करता है। ठीक है, वही ये आर्थिक स्तर पर भी रूढ़िवाद क्या करता है कि एक बाजारवादी व्यवस्था का समर्थन करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दक्षिण पंथवाद भी जो है इन्हीं विचारों को अपनाता है या इन विचारों का समर्थन करता है, जिसमें क्या कहा जाता है कि राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मीन्स ये राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का विरोध करते हैं आपके नव दक्षिण पंथवाद, ये न्यू राइटिस्ट। तो इसी प्रकार से आपके जो रूढ़िवादी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का समर्थन करते हैं। मीन्स कि राज्य का जो है आर्थिक क्षेत्र में कोई भी इस तरीके से नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी चीज़ को देखिए मार्गरेट थैचर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और रोनाल्ड रीगन, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट, इन दोनों ने भी जो है इस विचार को समर्थन दिए जो ओपन मार्केट इकोनॉमी सिस्टम था। ठीक है, बाजारवादी व्यवस्था का समर्थन। ठीक है, तो नव दक्षिण पंथवादी विचारों का समर्थन इन दोनों ने किया है। ठीक है,
बाकी जो इसके अन्य जो हम समर्थक देखते हैं जो आपके रूढ़िवादी हैं, ठीक है, वो मुख्यतः डेविड ह्यूम है, एडमंड वर्क जो उसके फादर भी बन जाते हैं, और कंटेम्प्रेरी टाइम में माइकल ऑक्सफोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि इसके समर्थक कौन कौन है, तो आपने याद रखना है। बाकी मेन चीज़ें तो हमने इसमें देख ही ली है। इसमें लेक्चर में ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं था, लेकिन आपकी नेट के सिलेबस में लगा, इसलिए ये हमारे लिए डिस्कस करना ज़रूरी था। तो जितना सा भी इसमें कवर हो सकता था सारा हमने कोशिश की है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद भी आएगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अब बाकी आई होप आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। कमेंट करके आप बताया भी करें कि आपको कैसा लग रहे हैं लेक्चर, और जो भी आपकी अदर रिक्वायरमेंट है प्लीज़ आप बताया करिए। हालांकि कुछ लोग काफ़ी रेगुलर मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, थैंक यू उन लोगों का, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, और बहुत जल्द हम फर्स्ट पेपर की तैयारियां भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जो भी चाहता है कि फ़र्स्ट पेपर की तैयारियां भी हम शुरू करें, वो लोग कमेंट में अपना वोट कीजिए मुझे, ठीक है। मतलब कमेंट में बता सकते हैं कि फ़र्स्ट पेपर की तैयारियां करनी चाहिए, अभी से करनी चाहिए या कब करनी चाहिए, कौन कौन वेट कर रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।